जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Faiza Tanveer from the platform of ISEF. Today we are gonna have an online session. थोड़ी देर वेट कर लेते हैं बाकी लोगों के लिए को ज्वाइन करें. Well, Zishan, it's not a specific lecture oriented session. इसमें हम थोड़ा सा CSS की nitty gritties को ही देखेंगे फ़िलहाल. एंड अभी जैसे 5 to 6 months रह गए हैं तो हम देखते हैं कि what should be our preparation strategy. I'm just waiting for a moment and for a minute ताकि ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लें. Then we'll start with it formally. जी, वालेकुम अस्सलाम. आप लोगों के क्वेश्चंस मैं लूँगी सेशन के बिल्कुल एंड में. अगर आपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो लेट अस स्टार्ट इट विद फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड विद आवर एजेंडा. Okay, let me share with you people the agenda that is about the nitty gritties of CSS. और of course अभी CSS preparation strategy के हवाले से हम बात करेंगे. एंड मोर स्पेसिफिकली जो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट आई है FPSC की तरफ से 2017 में भी आई थी, उसके बाद भी, तो हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट शुड बी द आवर स्ट्रेटजी एज व्हाट देयर रिक्वायरमेंट्स आर. उन रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हुए फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को देखेंगे. Okay, I think we should start it formally. Assalamu alaikum to all of you. My name is Faiza Tanveer. I have been allocated in Police Service of Pakistan in CSS 2020, and I am talking to you people from the platform of ISEF as being the faculty member. Okay जी, this was my brief introduction and हम थोड़ा सा कमेंट्स को साइड पे करके एजेंडा को डिस्क्लोज करेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर के टाइम अब बहुत शॉर्ट रह गया है. ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स रह गए हैं हमारे पास CSS 2022 के एग्ज़ाम्स में. तो अभी स्टूडेंट्स के लिए एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करें और बाकायदा प्रैक्टिकली अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट करें. अब हम जानते हैं हमें इसके पेपर्स किस तरह से होते हैं, कंपल्सरीज होते हैं, ऑप्शनल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक्स तो पता है. हमारे प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें भी हमने डिस्कस किया था इसको. अभी हम अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की तरफ जाएं तो हमारे पास 6 महीनों में हमने अपने कंपल्सरी भी कंप्लीट करने हैं, ऑप्शंस भी कंप्लीट करने हैं, टेस्ट सीरीज़ है, रिवीजन है एंड ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है CSS में रिटन के लिए, उसमें हमारी एक ओवरऑल जो आपकी कह लें जो रिटन प्रैक्टिस है उसका बहुत फाइन होना ज़रूरी है. उसी की बेस पे हमें जज किया जाता है.
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि रिटन में आपकी राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे आपको जज किया जाता है, बट यू हैव इन योर माइंड, आपके माइंड में जो है वो एग्जामिनर तक नहीं पहुंचेगा, आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर तक पहुंचेगा। इस चीज़ को सामने रख के हमने अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 6 महीने का टाइम है, तो उसमें स्टूडेंट्स को किस चीज़ के ऊपर काम करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप नोट्स मेकिंग टेक्निक बताएं, अपना टाइम टेबल शेयर करें। तो इसमें मैं एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर दूँ कि इन 6 मंथ्स को जितना डिसिप्लिन के साथ आप प्लान आउट कर लेंगे अभी से, उतना ही अच्छा है कि जो स्पेशली वो लोग जो कि 2022 की अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। तो क्यों ज़रूरी है अभी ये 6 मंथ्स को आप प्लान करना। उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आज रिपोर्ट की बात करूँगी कि जो प्रीवियसली रिपोर्ट्स आई हैं एफपीएससी की तरफ से कि सिर्फ 1.97% इस बार पासिंग रेशो रही है और बहुत 2% तक लोग पास करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज़ हैं स्टूडेंट्स के अंदर रह जाती हैं जो प्रिपरेशन के टाइम पे जिसको वो फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो एसए हमारा सबसे बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसको समझा जाता है एसए के पेपर को, उसमें आपने खुद रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं 2017 की, जिसमें मेन चीज़ जिसको हाईलाइट किया एग्जामिनर ने कि स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड नहीं होती, और आप ये कह लें फॉल्सिफाइड यूजेज ऑफ लैंग्वेज होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसके जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है एसए के पेपर में, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक कैंडिडेट की ग्रिप नहीं होती, कमांड नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर वीक होता है, उसका कंटेंट वीक होता है। ये वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर हमने काम करना होता है अपनी प्रेपरेशन में, और स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसए। देन फिर करंट अफेयर्स के पेपर, और उसने एग्जामिनर की ये जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, यू कैन वॉच इट ऑन गूगल और सम अदर साइट्स, आप इसको देख सकते हैं, कम्प्लीटली इसको रीड कर सकते हैं। उसने सब्जेक्ट वाइज बताया कि स्टूडेंट्स किस चीज़ में लैग करते हैं। जैसे करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के हवाले से स्पेसिफिकली बताया गया है कि स्टूडेंट्स की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से, उनका जो एक क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस है वो डेवलप नहीं होता। दे हैव सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ डिफरेंट इश्यूज़, और उसी के साथ वो पेपर में बैठते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो एक रिक्वायरमेंट है एक सीएसएस एस्पिरेंट से, जो रिक्वायरमेंट उसने फुलफ़िल करनी होती है, वो जब हम सिलेबस में पढ़ जाते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, शायद मे बी हमारी स्ट्रेटजी प्रॉपरली नहीं होती, हम प्लान नहीं करते चीज़ों को, और शायद हरडली हम अपने जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें शायद लैग कर जाता है एक कैंडिडेट। तो ये मेन डेफिशिएंसीज थी। उसके अलावा ये तो कंपल्सरी की बात हो गई ना, और ऑप्शनल में भी उसी तरह से उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस। तो अगर हम इसको मिलाएं, अगर इन चीज़ों का करेक्ट्स निकालें, तो उसमें मेन कुछ चीज़ें जो रिपीटेडली एग्जामिनर ने बताई कि स्टूडेंट का इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो उसमें लैग करता है, वो अपनी इंग्लिश ग्रामर और उसके इंग्लिश के एक्सप्रेशन में लैग करता है, और स्पेसिफिकली ऐसे के पेपर में उसका कंटेंट इररेलेवेंट होता है, या उसका जो कंटेंट होता है वो सुपरफिशियल होता है, उसका आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिक हम कहते हैं कि जी हमने ये आइडेंटिफाई किए कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें इसके ऊपर काम करना है। चूँकि मैं आईसेप के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ को मैं को रिलेट करना चाहूँगी कि जो सेशन आईसेप प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो प्रेपरेशन का इनका प्लान है, उसमें एक फाउंडेशन कोर्स है। वो फाउंडेशन कोर्स 1.5 मंथ का है, जिसमें इंग्लिश फाउंडेशन और 200 की इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर को सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, और उसके ऊपर होलसम एक डिस्कशन होती है फॉर 1.5 मंथ। अब ये चीज़ किस तरह से हेल्प करती है, ये हर वो एस्पिरेंट भी जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि व्हेन दे स्टार्टेड विद देयर सिलेबस एंड कोर्स, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि वो अपनी इंग्लिश ग्रामर या एक्सप्रेशन को अलग से टाइम दे सकें, या वो
पूरा का पूरा न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ें, या फिर वो अपने एक्सप्रेशन को के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें अदर देन देयर कोर्स। तो इस चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि बजाय इसके कि हम कोर्स के साथ साथ इन चीज़ों को करें, हम पहले ही क्यों ना इसके ऊपर एक टाइम लगाएं, प्रॉपर एक महीने का या 2 महीने का एक प्रॉपर एक्सरसाइज करें। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आईएसएफ इज़ प्रोवाइडिंग इन इट्स सेशन। 1.5 मंथ का एक सेशन है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का, जिसमें 200 की इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं। अब ये की इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स करना एक बिगिनर के लिए और एक सीएसएस के एस्पिरेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? कुछ जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो उसमें एग्जामिनर, मैंने जैसे पहले बताया कि आपकी लैंग्वेज और आपकी राइटिंग से आपको जज करता है। अगर तो आपने बहुत सिंपल लिखा है तो वो एक सिंपल व्यू जाता है और बहुत एवरेज, इवन बिलो एवरेज एक इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर के पास। आपके पास आप कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ये इम्प्रेशन दें कि आपने इन डेप्थ स्टडी किया है। आप उन कॉन्सेप्ट्स की जो प्रॉपरली जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि फेडरलिज्म क्या है, पॉपुलिज्म क्या है, और इस तरह के कई इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हैं, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ रियलिज्म, व्हाट इज़ आइडियलिज्म, व्हाट इज़ लिबरलिज्म, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के जो टर्म्स है, जब आप इन डेप्थ इनको स्टडी करते हैं, इनको यूज़ करते हैं अपने पेपर्स में, अपने डिफरेंट कंपल्सरी और ऑप्शनल्स में, तो ये एक एट लेंथ ये बताता है एग्जामिनर को कि जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट है, ही और शी हैज़ क्रिटिकली एनालाइज द थिंग्स, और उसको इन टर्म्स का पता है और इन टर्म्स के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट्स का पता है। सो द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कन्वे हो जाती है एग्जामिनर को, एट विच इम्प्रेसेस हिम। और ये चीज़ इस फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट सीखते हैं। और इसका एक जो फ़ायदा होता है स्टूडेंट को, वो ये होता है कि जब वो ऑप्शनल्स अपने स्टार्ट कर लेते हैं या अपने कंपल्सरी स्टार्ट करते हैं, तो वो फेमिलियर होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये 1.5 मंथ का ये जो कोर्स है उसके ये फाउंडेशन का है, और जैसे इसको फाउंडेशन कोर्स कहा गया है तो ये बिल्डअप करता है, फर्दर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है, और ये बिल्डअप करता है आगे स्टूडेंट की कैपेसिटी को, मेंटल एबिलिटी को, कि वो परसीव करे जो एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं अपने सिलेबस के। उसके अलावा हम सब जानते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर रिफर किया जाता है किसी भी एक सीएसएस के या पीएमएस के एस्पिरेंट को कि वो इसको रीड करें, एडिटोरियल को, पेज को पढ़ें। वो क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करता है, इंग्लिश का एक्सप्रेशन डेवलप करता है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टूडेंट को रेडीमेड मिल जाते हैं एडिटोरियल से अपने एस्से में या अपने डिफरेंट क्वेश्चंस में कोट करने के लिए। अब जब मैं एज अ स्टूडेंट अगर बात करूं, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि मैं अपने न्यूज़पेपर की रीडिंग्स को, इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स को, और अपने सिलेबस को और अपनी डेली की असाइनमेंट्स को मैं किस तरह से उसको बैलेंस करती। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईसेप के प्लेटफॉर्म से वीकली एक डॉन एडिटोरियल की डीकंस्ट्रक्शन होती है और उसका एक बुकलेट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है टॉपिक वाइज, नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़। अब ये बहुत एक हैंडी बुकलेट है जिसमें स्टूडेंट्स को अलहदा से न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। ये बुकलेट प्रोवाइड करती है रेडीमेड आप कह लें डीकंस्ट्रक्शन टॉपिक वाइज, उसमें हेडिंग्स होती हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा एडिटोरियल किस तरह से नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज़ को रीड करने में और उसको क्रिटिकली एनालाइज करने में हेल्पफुल हो सकता है। स्टूडेंट्स वो बुकलेट एक पूरे वीक के अंदर इजीली उसको कवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स। उसको उसका मटेरियल कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके उसको मैच करके अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ये जो अपनी डे टू डे रीडिंग्स हैं, एडिटोरियल की रीडिंग्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है। लाइक 50 to 60% जो है वो न्यूज़पेपर आपका कंटेंट प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है। तो ये जो डॉन की रिकंस्ट्रक्शन है बहुत हैंडी जो प्रूव होती है इस लिहाज से। तो ये ओवरऑल जो आप कह लें रिक्वायरमेंट है एफपीएससी की, जो वो एक कैंडिडेट से चाहते हैं, और जो आईसेप का जो सेशन है वो इसको इसी रिक्वायरमेंट को सामने रख के फाउंडेशन कोर्स को प्लान करता है। और साथ में ये जो डॉन की डीकंस्ट्रक्शन है वो स्टूडेंट्स को फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए है, ताकि वो
इस हर पॉसिबल वो एस्पेक्ट को सामने रखते हैं और हर पॉसिबल वे से स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए इजी हो अपनी प्रेपरेशन को कैरी ऑन करना। अच्छा जी, यहाँ पर तो एक चीज़ ये हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूँगी जो इनका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन 21 अगस्त। अब इसमें एक चीज़ हमने फाउंडेशन कोर्स के हवाले से बात की कि वो इम्पॉर्टेंट कितना है। 1.5 मंथ का इनका फाउंडेशन कोर्स है जिसमें ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स इसके सिखाए जाते हैं एंड की कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। उसके अलावा 3 मंथ्स कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक फुल फ्लेज प्रेपरेशन होती है जिसमें डेली असाइनमेंट्स होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जब इन द एंड ये 6 मंथ्स का ओवरऑल सेशन है और इन द एंड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलती है कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, जिसमें 108 टेस्ट होंगे ओवरऑल। और जो इनका ग्रैंड मॉक सीरीज़ है उसमें 24 टेस्ट होंगे, ओवरऑल फुल बुक टेस्ट जो होंगे वो 24 टेस्ट होंगे। अब कितना ज़रूरी है इस मॉक सीरीज़ को, जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है, और फिर ग्रैंड मॉक्स को अटेम्प्ट करना और उसको ज्वाइन करना। मैंने सबसे पहले यही आज का जो एजेंडा था वो राइटिंग की प्रैक्टिस के हवाले से ही था। तो मैं एक चीज़ तो क्लैरिफाई कर दूं कि द मोर यू राइट द मोर यू बिकम एक्यूरेट एंड और आपकी जो इवेल्युएशन बार बार होती है, एक रिगरस प्रैक्टिस है। 108 आपके टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, फिर 24 आपके टेस्ट होते हैं ग्रैंड मॉक्स में। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई ऐसी, और इतनी रिगरस एवेल्युएशन के बाद आपकी जब मिस्टेक्स हाईलाइट होती हैं वो रेक्टिफाई होती हैं आपके बाय योर टीचर्स एंड मेंटर्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे और एक दिन में 2 पेपर आपने सॉल्व करने हैं, 3 आवर्स ईच, आपने 6 आवर्स लिखना है और वो राइटिंग आपको एग्जॉस्ट नहीं करेगी आपको, एंड इट विल बी रियली एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी जो आप मॉक सीरीज़ में करते हैं। तो मैं अगेन जो एस्पिरेंट CSS 2022 के लिए जाना चाहते हैं उनको, अगर इफ़ दे फील दिस होल प्लान वायबल एंड इफ दे फील दैट इट वुड बी helping them in their preparation, they are welcome to ISEP to join this session which is going to be started from 21st of August 2021। अभी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में ये जो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ एडिटोरियल्स, बेसिकली ये एक बुकलेट है जिसमें डॉन के एडिटोरियल्स और डिफरेंट फॉरेन मैगजीन्स के भी कुछ एडिटोरियल्स जिनको, या जो कॉलम्स हैं उनको लेके एक बुकलेट तैयार की जाती है और उसको स्पेसिफाई हाईलाइट किया जाता है। उसमें डिफरेंट हेडिंग्स के साथ, उसको पैराग्राफिक फॉर्म में डिफरेंट हेडिंग्स के साथ जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है। अल्टीमेटली दोज हेडिंग्स दे कैन यूज इन देयर आउटलाइन, इन देयर एसे, इन देयर क्वेश्चंस। ये सेशन ऑन कैंपस है और ऑनलाइन भी क्लासेस अभी कंटिन्यू हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ कि किस तरह से वो ऑनलाइन आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन कि पॉइंट 0 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट 0 से ही स्टार्ट करने के हवाले से मैंने बात की है कि इंग्लिश फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इंग्लिश इज़ जस्ट अ टूल, आपने इसके साथ 12 पेपर्स अपने करने हैं और आप की ग्रामर फ्लॉलेस हो, आप का सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, आपने कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं उसकी, और वो ऐसे आप प्रैक्टिस के बगैर नहीं कर सकते। या कम से कम आप अगर उसको एवेल्युएट करवाएं अकॉर्डिंग टू, आप पास पेपर्स को लिखें, मैक्सिमम जो है वो आप राइटिंग करें, तभी आप ये पॉसिबल हो सकता है। और उसके लिए आपको ये चीज़ें सारी एक बाकायदा जो आपका हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और ये बिगिनर्स के लिए कि आप 0 पॉइंट से सबसे पहले आप अपने इंग्लिश को, अपने इंग्लिश एक्सप्रेशन को बेहतर करते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट in a better way, in an impressive way, which is the requirement of FPSC in all its exams.
जी देर इज अ क्वेश्चन, कोटेशंस पर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होती हैं, कोटेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या है उससे रेलेवेंट कोटेशंस आप कोट कर सकते हैं। कोटेशंस आप रिकमेंडेड बुक्स से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑथर की जो बुक्स होती हैं या उसकी या जिस भी तरह से आपने जो रीडिंग्स की हैं, इवन कि आप डॉन के जो एडिटोरियल्स हैं उसमें कोई अच्छा एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है, कोई अच्छा एनालिसिस मिलता है, यू कैन कोट इट एज वेल। तो ये टॉपिक वाइज होता है, आप कितना मैक्सिमम एक टॉपिक के हवाले से जो आपको कोटेशंस पता है, कोटेशन एक्चुअली आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, तो आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं उसको। मैक्सिमम आप 3, 4, 5 तक इतनी कोटेशंस आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कोटेशंस भी लिख सकते हैं बट फिर वो ओवर कोटेड हो जाता है। बेसिकली हमने आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करना होता है, तो ये आर्ग्यूमेंट कंप्लीशन में उसको सपोर्ट करने के लिए कोटेशन का दी जाती है। थीसिस स्टेटमेंट जो है ये डिफरेंट इसमें है, कुछ लोग इसको आउटलाइन के साथ लिखते हैं, कुछ लोग इसको आउटलाइन में नहीं लिखते, उसको इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, स्टार्टिंग में जो एक इम्प्रेसिव आप कह लें लाइन लिखने के बाद आप अपना स्टांस देते हैं, कुछ आई कैचर होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसी, उसको आप लिखने के बाद देते हैं। समटाइम कुछ लोग इंट्रोडक्शन में एंड पे देते हैं, बट इसको आपने इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। एसेंशली आप अलग से भी मेरा तो ये तरीका कार था कि मैं अपनी जो आउटलाइन थी उसमें ही थीसिस स्टेटमेंट लिखती थी, एंड दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल वे। ओके जी, I guess most of the questions are answered. Once again मैं इस चीज़ को reinforce करना चाहती हूँ कि इंग्लिश राइटिंग बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश राइटिंग के साथ साथ आपकी सारे सब्जेक्ट्स की रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितना मर्ज़ी किताबों को पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं है, आपने अपने क्वेश्चन को एवेल्यूएट नहीं करवाया किसी भी अच्छे टीचर से, मेंटोर से, तो आप इस और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं किया ऑफ कोर्स, तो आप एक रॉ फॉर्म में जाएंगे अपने पेपर में, जिसको हम अवॉइड करेंगे। और यही वो बेस्ट टाइम है कि आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, एंड यू कैन बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द 2022 एग्जाम्स of CSS. If you feel it viable and helpful, you can join us and our upcoming session, which is going to be started from 21st of August. Thank you so much. Allah Hafiz.